हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो देख लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हिटलर लीडर बनने के बाद उसने क्या क्या किया। उससे रिलेटेड टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन। अब ये रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? देखो, हिटलर बन गया था लीडर, पर एक बात माननी पड़ेगी, वो था देशभक्त। और इसलिए उसने क्या किया, ये सोचा कि यार इकोनॉमी को तो सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी उसके बाद इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी और भी बहुत बुरी बुरी हालत थी। ठीक है, तो इसलिए हिटलर ने सोचा कि यार इकोनॉमी को तो ठीक करना ही पड़ेगा। फॉर रिकवर इकोनॉमी ऑफ जर्मनी उसने क्या किया, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमी रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हलमार सचत। तो जो हमारे हिटलर हैं उसने इस रिकवरी की, इकोनॉमिक रिकवरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सौंप दी किसको? हलमार सचत को। यानी हलमार सचत एक इकोनॉमिस्ट थे, तो हिटलर ने बोला जो करना है वो करो, पर हमारी इकोनॉमी को सही कर दो। ठीक है, तो हलमार सचत ने तो उसने किया भी ऐसा, सही लीडर था, अच्छा बंदा था वो। और उसने क्या किया, ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उसने सोचा कि एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े हाईवेज बनवाएंगे और कार प्रोडक्शंस करेंगे, जिसको पीपल्स कार पीपल भी बोला जाता है। आपने वॉल्क्सवैगन का नाम तो सुना होगा, तो एक्चुअल में ये जर्मनी की कार है और ये उस टाइम में यानी हलमार सचत के इनिशिएट के बाद ही ये बनवाई गई थी। ठीक है, तो जो हलमार सचत था उसने क्या किया था, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। उसने सोचा था कि गवर्नमेंट ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी और क्या करवाएगी, सुपर हाईवेज बनवाएगी और कार वगैरह बनवाएगी। तो कार वगैरह को तो आप समझ ही गए होंगे कि जब कार वगैरह बनवाएंगी गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉय करेगी और साथ ही में बेचेगी, तो अपनी कंट्री के लोगों को ही बेचेगी तो भी पैसे आएंगे। ठीक है, बट ये सुपर हाईवेज़ क्यों बनवा रही थी? सुपर हाईवेज़ समझते हो ना, बड़े बड़े हाईवेज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो हलमार सचत ने सोचा कि सुपर हाईवेज़ बनवाएंगे। सुपर हाईवेज़ बनवाएंगे तो जो ट्रेड है वो ईज़िली हो पाएगा। जब ट्रेड ही ईज़िली हो पाएगा तो ट्रेड और ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इकोनॉमी सही हो जाएगी। तो ये सोचा था हलमार सचत ने। ठीक है, तो इसलिए उसने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। सुपर हाईवेज़ और पीपल्स कार, जिनको वॉल्क्सवैगन कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। और उसने एक तरीके से क्या किया भी सही, इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी इस्टेब्लिश भी होने लगी। ठीक है, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हिटलर अपनी लेवल पर क्या कर रहा था, मतलब अगर हम बात करें हलमार सचत की, तो उसने इकोनॉमी को तो इस्टेब्लिश कर दिया, पर फॉरेन पॉलिसी में हिटलर क्या कर रहा था? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है दूसरी कंट्री से या पूरे वर्ल्ड से रिलेशन बनाने के लिए क्या कर रहा था हिटलर, क्या क्या चीज़ें करी उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो मैं आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी आल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को क्विक सक्सेस मिली। उसने क्या किया, पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ लेग्यू ऑफ नेशन इन 1933। लेगी ऑफ नेशन में बता देती हूँ, आपको याद होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था ना, जब लोगों को समझ आ गया कि वॉर वगैरह ख़राब चीज़ है, तो एक लेगी ऑफ नेशन बनाएंगे। तो लेगी ऑफ नेशन क्या थी, भेदभाव करती थी जर्मनी के साथ। तो जो हिटलर था उसने लेगी ऑफ नेशन से पुट आउट कर लिया। ठीक है, वो हमेशा से दूसरी कंट्रीज़ का साथ देती थी पर जर्मनी का साथ नहीं देती थी। तो इसलिए हिटलर ने सोचा कि यार इससे बाहर निकल जाना ही सही है। इसलिए 1933 में जो हिटलर था उसने लेगी ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर निकाल लिया कि अब हम लेगी ऑफ नेशन का पार्ट नहीं रहेंगे। और साथ ही में उसने 1936 में रीऑक्यूपाइड कर लिया रिनलैंड। पता है ना आपको, पता है होगा तो भी क्या हो गया, मैं तो आपको बता ही देती हूँ। जो हमारे फ्रांस है, फ्रांस ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, जो रिनलैंड पे कब्ज़ा कर लिया था
इंडस्ट्रियल एरिया था उस पर कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। तो जो हिटलर था उसने 1936 में उसको दोबारा से कब्ज़ा कर लिया उस एरिया पे, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रियन जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। आपको पता ही है जो हिटलर था वो कौन सी कंट्री से था, वो ऑस्ट्रिया से था, और लीडर जो बना वो कहाँ का बना, जर्मनी का। तो इसलिए उसने सोचा कि इन दोनों को इंडिकेट करके मिला देना चाहिए, और हिटलर ने 1938 में मिला दिया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को, ठीक है। उसने एक स्लोगन दिया गया, वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर, ठीक है। मतलब दोनों एम्पायर को मिला दिया, ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिलाकर एक वन एम्पायर बना दिया, एक ही पीपल यानी एक ही जैसा लोग होंगे, सेम होंगे, और वन लीडर। तो ये स्लोगन देकर कि हम सब एक जैसे लोग हैं तो सारे मिल जाते हैं, एक एम्पायर हो गया हमारा, और एक लीडर यानी हिटलर हो गया। और साथ ही में हिटलर ने और क्या किया था, एक जर्मन स्पीकिंग एरिया था जिसका नाम था सुडेंटनलैंड फ्रॉम दी चिक्स्लोवाकिया। अब ये चिक्स्लोवाकिया क्या है, आज आप मैप में देखोगे ना आपको चिक्स्लोवाकिया नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये कंट्री टूट चुकी है। तो उस एरिया को, सुडेंटनलैंड को, जर्मनी ने यानी हिटलर ने, जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग, सुडेंटनलैंड में जर्मन स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए जो हिटलर है उसने चिक्स्लोवाकिया सुडेंटनलैंड को भी अपने एरिया में कर लिया, जर्मनी ने लिया, उस पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। सो इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्शलिस्ट वर्डिक्ट टू हर्ष। अब आप सोच रहे होगे कि उसने इतने एरिया पे कब्जा किया, जब सुडेंटनलैंड पे कब्जा किया, जब रेडलैंड पे दोबारा से कब्जा किया, तो क्या बाकी पावर्स ने कुछ बोला नहीं? क्या इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने, किसी ने भी कुछ नहीं बोला? देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हिटलर ने सारी की सारी चीज़ें कर रहा था ना, तो एक तरह से अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का, ठीक है। अनस्पोकन सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो ये काम गलत कर रहा था ना हिटलर, दोबारा से एरिया पे कब्जा कर रहा था, तो इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था। एक तरह से जब आप किसी गलत मामले में कुछ नहीं बोलते ना, तो साफ पता चलता है कि आप उसके सपोर्ट में ही हो। तो इसलिए जो हिटलर था उसको इंग्लैंड ने अनस्पोकन सपोर्ट दिया। अब सोचोगे इंग्लैंड ने क्यों सपोर्ट किया? इंग्लैंड तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से खिलाफ खड़ा, तो जो इंग्लैंड था उससे पता था कि क्यों सपोर्ट किया। इंग्लैंड को भी लगता था कि यार ये वर्शलेस वर्डिक्ट हुआ है ना, मतलब जर्मनी के ऊपर जो हर्ष ट्रीटी लगाई है ना वो ख़राब है, तो थोड़ा बहुत तो बाकी कंट्रियों को तो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब इंग्लैंड ने सोचा कि मेरा कुछ जा नहीं रहा है, जो हो रहा है वो हिटलर का हो रहा है, दूसरी कंट्री के साथ हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस भी बहुत ख़राब थी, तो पहली बात तो जर्मनी पर को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस लगानी ही नहीं चाहिए थी। अब लगा दी है तो हिटलर कुछ कर रहा है तो सही कर रहा होगा, उसको करने दो जो कर रहा है, ठीक है। और जो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लोगों को भी लगता था कि यार हुआ तो है जर्मनी के साथ बुरा, अब जब वो अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर रहा है, एरिया पे कब्जा कर रहा है, तो हमको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ये जो इंग्लैंड है उसने अनस्पोकन सपोर्ट कर दिया एक तरह से, ठीक है। मतलब कुछ बोला नहीं, जो भी हो रहा है उसके साथ, ठीक है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हर, वो वहीं पर नहीं रुका। उसने क्या किया, सचेत हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग hugely in rearmament as the state still ran difficult financing। अब मैंने आपको बताया था कि जो सचेत था उसने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अब पहली बात तो ये है कि स्टेट के पैसे ही नहीं थे, तो फिर उसने ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट कर दिया? तो ये जो सचेत था ना, उसने स्टेट फंडेड प्रोग्राम स्टार्ट किया था ना, वो एक्चुअली बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से लोन लेकर करा था। तो सचेत ने हिटलर से ये बोला कि क्योंकि हिटलर आपको पता है अलग अलग एरिया पे कब्जा कर रहा था, ठीक है, तो वो ज़्यादातर पैसे जो है ये सुडेंटनलैंड पे और रिनलैंड पे दोबारा से कब्जा करने के लिए ऑक्यूपाई किया था। तो जो सचेत थे उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा मत करो, हमने लोन लिया है, आप उसे वापस से वेपन बनाने में वगैरह लगा रहे हो, आर्मी वगैरह में इतना लगा रहे हो, वो आप अपनी इकोनॉमी पे लगाओ, ठीक है।
ठीक है। पर जो सचेत था वो भूल गया था कि नाजी पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो हिटलर के खिलाफ बोले, और इसलिए सचेत को हटा दिया गया। सचेत को इकोनॉमी की पोस्ट से हटा दिया गया। उसको कहा भैया घर जाओ, घर अपने ज्ञान बांटो, हमें ज्ञान मत बांटो, हम नहीं सुनने वाले, हम जो चाहते हैं वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। रिसोर्सेज वर टू बी accumulated through expansion of tertiary। अब हिटलर ने दोबारा थोड़ा तगड़ा दिमाग लड़ाया। उसने सोचा कि मुझे इकोनॉमी की हालत भी ठीक करनी है, और जो सचेत था उसने बोला था कि जी किसी कंट्री पर हमला मत करो, क्योंकि इससे आपके रिसोर्सेज ख़राब हो सकते हैं। हिटलर ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने सोचा हमको अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसा अपनी कंट्री में बनाने की जगह या लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जगह हम एक काम करते हैं, दूसरी कंट्री पे हमला कर देते हैं, उसकी टर्शरी को ले लेंगे, उसके रिसोर्सेज ले लेंगे, काम ख़त्म। तो हिटलर ने भी यही तरीका अपनाया इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। उसने वॉर का तरीका अपनाया। उसने सोचा अपना एरिया बड़ा करेंगे, और उस एरिया जिस पे कब्ज़ा किया है उस एरिया के रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसलिए जो हिटलर था, यानी जर्मनी की जो आर्मी थी, उन्होंने सितंबर 1939 में इन्वेड कर दिया पोलैंड पे। पोलैंड ना बिल्कुल जर्मनी के पास, आप मैप में देखो, जो आपको जर्मनी है वो बिल्कुल पोलैंड के पास है, और जर्मनी ने ही पोलैंड पे इन्वेड कर दिया, एक तरह से हमला कर दिया कि जी इसका लैंड लेंगे, इसके रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। पर उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड ने बोला, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड को अब समझ में आ चुका था कि भैया हिटलर तो अब पागल हो चुका है कि अभी वो पोलैंड पे अटैक कर रहा है। पहले उसने सुडेटेनलैंड पे अटैक किया था, फिर इंग्लैंड पे किया था, ऐसे घूम फिर के तो वो हम पे भी अटैक करने आ जाएगा। तो अगर हमने अभी नहीं रोका इसको तो कभी नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड ने ना जर्मनी की वेस्ट की तरफ से, फ्रांस और इंग्लैंड है तो फ्रांस और इंग्लैंड ने वेस्ट की तरफ से हमला करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ कर दिया, जर्मनी के ऊपर। क्यों, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया था, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि फ्रांस और इंग्लैंड ने घूम कर पोलैंड पर अटैक से घूम कर आते तो बड़ा टाइम लगता। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने सोचा कि यार यही वैसे ही अटैक कर देते हैं, क्या आज तक घूम के आएंगे, ठीक है। तो फिर हिटलर ने सोचा कि यार फ्रांस और इंग्लैंड ने तो टीम बना ली, तो मेरे को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हिटलर ने एक ट्राइपेक्ट साइन कर लिया इटाली और जापान के साथ, यानी ये तीनों कंट्री जर्मनी, इटाली और जापान साथ में आ गई, ठीक है। और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि जो भी होगा हम साथ रहेंगे, अगर कोई हमला करता है किसी एक कंट्री पे तो सारे मिलकर जवाब देंगे, ठीक है। तो ये क्या, हिटलर ने ट्राइपेक्ट साइन कर लिया, ठीक है। अब जो हिटलर था उनको लग रहा था कि मैं तो पावरफुल हूँ बहुत, क्योंकि मैंने पोलैंड पे हमला कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने पोलैंड पे हमला कर दिया, पोलैंड को मैं जीतने ही वाला हूँ, और अब क्या होगा, मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लूँगा। और इसलिए जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पोलैंड के पीछे एक और कंट्री थी, एक एम्पायर था जिसका नाम था USSR, जिसको सोवियत यूनियन भी बोला जाता है। आज के टाइम पे ये रशिया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया है, पर उस टाइम रशिया और बड़ा होता था, क्योंकि रशिया के अंदर 15 अलग अलग रिपब्लिक आते थे, उसी को USSR बोला जाता था। तो जर्मनी थोड़ा ताव में आ गया, उसको लगा कि अब हमने ट्राइपेक्ट साइन कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, लगे हाथ पोलैंड के पीछे USSR है उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। He wanted to enjoy food supplies and living space for Germany. He exported USSR in June 1941। तो जून 1941 में जर्मनी ने अटैक कर दिया USSR पे, और उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। क्यों गलती थी, क्योंकि USSR कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल कंट्री है। अब देखो क्या हुआ, जर्मनी अटैक ऑन सोवियत यूनियन, जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया, हिस्टोरिक ब्लंडर बाय हिटलर, यानी ये सबसे बड़ी भूल थी हिटलर की। क्यों, क्योंकि हिटलर ने वॉर ऑन टू फ्रंट का क्या मतलब होता है, जर्मन के वेस्ट साइड में पहले से ही जो ब्रिटिश और फ्रांस था वो तो लड़ ही रहा था, और साथ में उसने
ईस्ट साइड में भी अपना वॉर ओपन कर दिया कि भैया हम तो सोवियत से भी लड़ेंगे। वेस्ट साइड से जो ब्रिटिश थी यानी जो इंग्लैंड थी वो एरियल बॉम्बिंग कर रही थी, यानी बॉम्ब वगैरह फोड़ रही थी, अपने एयरफेस से बॉम्ब वगैरह जर्मनी के पार्ट में डाल रही थी, जिसकी वजह से जो जर्मन की आर्मी थी, जर्मनी की जो आर्मी थी वो वेस्ट से बहुत बुरी तरह से हार रही थी। और साथ ही में जो सोवियत की रेड आर्मी थी, सोवियत की आर्मी को रेड आर्मी बोला जाता है, उन्होंने भी बहुत बुरी तरह से जर्मनी की आर्मी को बुरी हालत कर दी। एक्चुअल में उन्होंने एक तरीका अपनाया, पता है क्या? जो जर्मनी था, आपको पता है जर्मनी के पास में पोलैंड था, फिर यूएसएसआर आता था, ठीक है। तो जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया और वो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगी। यूएसएसआर ने भी बहुत आगे वाले पार्ट में आएंगे वो, ठीक है। पर तब यूएसएसआर की आर्मी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि इनको पता था कि इनको पहले अंदर आने दो फिर अटैक करेंगे। क्योंकि ये अंदर आ जाएंगे फिर ये पीछे नहीं भाग पाएंगे, ठीक है। और इनके पास रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे, तब हम इन पर अटैक करेंगे। यही तरीका अपनाया किसने? सोवियत की रेड आर्मी ने, और अंदर बुला लिया पूरी जर्मन की आर्मी को, ठीक है। अब उनके रिसोर्सेज ख़त्म, अब आर पार की लड़ाई करनी थी उनको, तो चारों तरफ से सोवियत की रेड आर्मी ने पूरी तरह से घेर लिया और अटैक कर दिया जर्मन की आर्मी पे, हिटलर की आर्मी पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यूएसएसआर भी आ गया, ब्रिटिश भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, यानी ये तो एलाइड पावर बन गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जिनसे हारा था, ये तो वही ग्रुप बन गया। पर एक कंट्री की कमी है जिसका नाम है यूएसए अभी वॉर में नहीं था और वो वॉर में आना भी नहीं चाहता था। वो आना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसको पता था कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। बेशक यूएसए जो था वो जीत गया था, बट उसने ये देखा कि मेरी इकोनॉमी पे बड़ा ख़राब असर हो गया, पैसे खर्च होते हैं, लोग भी मरते हैं, तो नहीं लड़नी चाहिए वर्ल्ड वॉर मेरे को, तो इसलिए उसने अपने आप को बाहर रखा इस चीज़ से, ठीक है। पर उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती कर दी जापान ने। क्योंकि उसको पता है ना कि जर्मनी, जापान और इटली ने ट्रिपेटाइट साइन किया था। जर्मनी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा फ्रांस, ब्रिटिश और सोवियत आर्मी को। अब एक और कंट्री है एलाइड पावर की जिसका नाम है यूएसए, उसको देख लो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने मुझे हराया था। शायद मेरे को लग रहा है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये मेरे से लड़ जाएगा, तो आप उसको संभाल लो। तो जापान ने एक गलती कर दी। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो कि एक यूएसए नेवल बेस, उस पे बॉम्ब फेंक दिए। फिर तो एक ऐसी चीज़ करी अमेरिका ने, मतलब दिन में तारे दिखा दिए जापान को, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने, यूएसए ने जापान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दिया। आपको नागासाकी और हिरोशिमा के बारे में ज़रूर पता होगा। आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक कर दिया था। न्यूक्लियर बॉम्ब छोटे मोटे बॉम्ब नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, मतलब गिरते ही तबाही। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी जापान की, और जापान ने सरेंडर कर दिया कि भैया हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and US dropping of atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki in Japan। एक तो हिटलर भी हार गया, किससे? ब्रिटिश से, सोवियत यूनियन, और फ्रांस से तो हार ही चुका था। और साथ ही में दूसरी तरफ जो यूएसए था उसने भी जापान को हरा दिया था, यानी हिटलर के साथ जो जापान था उसको भी हरा दिया था। तो यानी वर्ल्ड वॉर एंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, जो दोबारा से जो एलाइड पावर थी वो जीत गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो हिटलर था उसने भी सुसाइड कर लिया था, ठीक है, चैम्बर में अपने आप को गोली मार ली थी, ओके, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हिटलर था उसने बहुत सारे ज्यूज़ को और गैप्सियर्स को मरवाया था। उसने उनमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा था, बट उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं करी हमने। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि हिटलर ने क्या किया, नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी हिटलर पार्टी का व्यू क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या सोच थी उनकी। चैप्टर का नाम है नाजिज़म, तो नाजी पार्टी की क्या सोच थी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल लोगों के साथ क्या क्या किया उन्होंने,
So Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people but only a racial hierarchy. जैसा हिटलर सोचता था ना वैसा ही नाजी पार्टी सोचती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हिटलर की पार्टी थी। हिटलर का कहना था कि सारे इंसान सेम नहीं होते, कुछ ऊपर वाले होते हैं, यानी कुछ लोगों का ऊपर मानना चाहिए और कुछ लोगों को नीचे मानना चाहिए, ऐसा मानना था हिटलर का। हिटलर का मानना था कि जो ब्लॉन्ड होते हैं, जिन लोगों के बाल ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लॉन्ड यानी जो गोल्डन कलर के बाल होते हैं, जिनकी ब्लू आई होती है, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं वो टॉप पे हैं, यानी वो सबसे अच्छे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे पावरफुल है और उन्हीं को ही जीने का हक है। और बाकी जो लोग हैं वो उनसे नीचे ही हैं, और सबसे नीचे हैं ज्यूस। सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आते हैं और सबसे नीचे ज्यूस सबसे नीचे आते हैं। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हिटलर क्यों इतने सारे ज्यूस को उनसे मरवाया, क्योंकि ये समझता था कि जर्मन आर्यन सबसे ऊपर हैं और ज्यूस सबसे नीचे हैं। ठीक है, So all other colored people were placed in between depending upon their external features, यानी उस बंदे का एक्सटर्नल फीचर क्या है। सबसे ऊपर तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं और सबसे नीचे ज्यूस, और बाकी जो होते हैं ना उनको उनके फेस कलर के हिसाब से, उनके एक्सटर्नल फीचर्स की बॉडी इसकी सिक्स पैक्स वगैरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके हिसाब से उनको बीच में रखा जाता था। ऑल अदर सारे के सारे मिडिल में आते थे, और ऐसा हिटलर ने किसी बेस पे किया। मतलब जब हिटलर से पूछा गया होगा कि भैया आपसे किसने कहा कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ऊपर हैं, उनको सबसे ऊपर रखना चाहिए और बाकियों को सबसे नीचे रखना चाहिए, क्या करना चाह रहे हो आप? तो हिटलर ने बोला मैं तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे चल रहा हूँ। चार्ल्स डार्विन आपने सुना होगा, साइंस में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब हम ये देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन आइडियोलॉजी पे चल रहा हूँ। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा कि जो जिराफ वगैरह है, एक जिराफ है वो पत्तों तक नहीं पहुँच पा रहा है, बाकी दो जिराफ हैं वो नेचुरली, जो तीसरा जिराफ था वो पत्तों तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो भूखा मर गया और मर गया। ये कहना था चार्ल्स डार्विन का। तो हिटलर ने भी कहा देखो जी, जो स्ट्रांग नहीं है उसको तो मरना ही मरना है, इसलिए पहले से ही मार दो, जो स्ट्रांग नहीं है उसको मार दो। जो ये कहना था हिटलर का, और यही किया उसने। और भी बताती हूँ, हार्बर्ट स्पेंसर ने एक और थ्योरी दी थी जिसका नाम था आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटलेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट है वो ही जिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो हिटलर था उसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। बहुत सारे लोग जो देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, उन बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, जिनको अनडिजाइनेबल पीपल कहते थे वो। ठीक है, तो इन्हीं की थ्योरी पे चलता था हिटलर। ओके, सो हिटलर ने बोला देखो, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने बिल्कुल सही बोला है, मैं उन्हीं की थ्योरी पे चल रहा हूँ। वो तो साइंटिस्ट थे, वो तो सही बोलते थे, मैं तो उन्हीं की थ्योरी पे चल रहा हूँ। पर हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, यानी ये दोनों की दोनों आइडियाज़, ये दोनों की दोनों थ्योरी है ना, ओनली दोज स्पेसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था सिर्फ वो ही जो स्पेसीज हैं वो जिंदा रह पाती हैं अर्थ पर, जो क्लाइमेटिक कंडीशन से अपने आप को ढल ले। पर कभी भी ना डार्विन ने ना ही स्पेंसर ने, दोनों ने ही कभी भी एक ह्यूमन इंटरवेंशन की बात ही नहीं करी थी। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि अगर कोई बंदा हैंडकैप है तो आप उसे मार दो, या अगर कोई पर्सन नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं है या कुछ और है तो उसको आप खुद मार दो। ऐसा दोनों में से किसी ने नहीं बोला था। पर हाउएवर दिस आइडिया वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाइड imperial rule over consecute people, एग्जाम्पल यूज बाय नाजीज। इसका मतलब है कि जो रेसिस्ट थिंकर होते हैं उन्होंने डार्विन और स्पेंसर की थ्योरी को एक गलत ढंग से देखा और उन्होंने इसका जस्टिफाइड करते बोला हम तो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो वैसे ही मरना है, तो हम मार दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बुरी सोच लेकर नाजी पार्टी और हिटलर पार्टी चलती थी, और इसलिए उन्होंने बहुत सारे ज्यूस को, बहुत सारे अनडिजाइनेबल लोगों को मरवाया था। अब कैसे कैसे मरवाया था वो मैं आपको बताऊंगी। द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। उनका कहना था, सिंपल नाजी पार्टी का
मानना था कि जो स्ट्रॉन्ग रेस है उन्हीं को जीने का हक है, बाकी सब तो ख़त्म वैसे ही हो जाएंगे, तो हम पहले ही कर देते हैं सबको ख़त्म। तो ये आर्ग्यूमेंट था नाजी पार्टी का, ठीक है। अब हम देखेंगे हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू दी गैप्चोलिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनस्ट्रम। इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। ओके, सो हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी? लेबेनस्ट्रम यानी लिविंग स्पेस पे चलता था। इसका मतलब है उसका कहना था न्यू टेरिटरी शुड बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसका कहना था कि नई नई जो जगह है उन पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए और लोगों को वहाँ पर भी रखना चाहिए। दिस वुड इन्हेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री। मदर कंट्री यानी उस हिटलर का ये मानना था कि जर्मनी को और एरिया पे कब्ज़ा करना चाहिए और जर्मनी में जर्मन बोलने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो मदर कंट्री है, एरिया है, वो बढ़ेगा और कंट्री इन्हेंस होगी। दिस वुड इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। उसका ये मानना था कि जर्मनी जैसे जैसे जर्मनी के लोग, जर्मनी की आर्मी दूसरे एरिया पे कब्ज़ा करेगी तो उस एरिया के रिसोर्सेज भी ले पाएगी और एक स्ट्रॉन्ग जर्मन नेशन बनेगा, ठीक है। और जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंड टू वर्ड्स ईस्ट वर्ड्स पोलैंड, और इसलिए उसने पोलैंड पे हमला भी करा था लिविंग स्पेस के एरिया के लिए कि जर्मन के लोग थोड़े और फैले, इसलिए उसने पोलैंड पे हमला किया था। वी कैन से दैट पोलैंड बिकेम अ लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक्सपेरिमेंटेशन क्यों आ गया, ये लेबोरेटरी वगैरह क्यों आ गया? देखो, हिटलर को पता है क्या किया था। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो लेबेनस्ट्रॉम के आइडियाज़ पे चला, वो दूसरे एरिया पे कब्ज़ा करा, पोलैंड पे कब्ज़ा करा, उसको लेबोरेटरी बना लिया, बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।